चलिए बच्चों, देखते हैं टॉपिक 5.5 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये समझाता है कि फोर्स से क्या हो सकता है, खास तौर पे नेट फोर्स से क्या हो सकता है। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो दरअसल फोर्स की डेफिनेशन देता है, वो आपको फोर्स का इक्वेशन भी देता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। It relates net force of the body with the acceleration of the body। ये जो दूसरी लाइन है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि न्यूटन का सेकंड लॉ ही दरअसल फोर्स ऑफ द बॉडी और एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी को रिलेट करता है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़े उससे पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी और वो है मोमेंटम। चलिए देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम P है इसका सिंबल, स्मॉल p। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस डेफिनेशन पे से अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो मोमेंटम का सिंबल है P और P इक्वल टू हो जाएगा mv, बिकॉज मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वेक्टर लेना चाहिए, तो यहाँ पे राइट साइड में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, मास तो स्केलर है, तो ये इक्वेशन वेक्टर वाइज आप इस तरह से लिख सकते हो, P इक्वल टू mv। यहाँ पे ये P जो है वो स्मॉल p है, ठीक है। अगर कैपिटल P कर देंगे तो वो पावर P कहलाएगा या फिर प्रेशर P कहलाएगा, यहाँ पे स्मॉल p आएगा। चलिए अब इसका यूनिट आप समझिए, यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए, इसका यूनिट जो है वो दरअसल किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी है तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड, सही है। तो ऐसे में ये न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो आप, क्योंकि किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। समझिए, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर जो है इसको कहते हैं न्यूटन और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। यानी कि इसके दो यूनिट याद रखिए आप, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या फिर न्यूटन सेकंड। और इसी पे से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सोचिए, ये m1 L1 और T-1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, तो m1 L1 T-1। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी हमारा कंसर्न है। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। याद रखिए कि मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। चलिए मोमेंटम के बारे में एक और चीज समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि मोमेंटम दरअसल आपको वेलोसिटी से भी ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन देता है। मैं इसे लिखना चाहूंगा यहाँ पे, मोमेंटम गिव्स better information about the body than the velocity of the body। Momentum gives better information about a body than the velocity of the body। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कि मैं आपको कहूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, उसे आप रोक दीजिए। अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी कुछ नहीं हुआ, तो आप सोचोगे कि चलो रोक देते हैं। फिर मैं आपको कहूं कि ये ऑब्जेक्ट एक ट्रेन है, तो आपका विचार बदल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन दिमाग में आई तो आपको उसका मास भी दिमाग में आया। तो जाने अनजाने, आपको पता नहीं है कि आपके दिमाग में दरअसल मोमेंटम की ही इफेक्ट आई, लेकिन जाने अनजाने आपके दिमाग में आया कि भी इसका मोमेंटम बहुत ही हाई होगा। आपने ऐसे नहीं सोचा कि ये मोमेंटम बहुत हाई होगा, लेकिन जो हाई होगा वो दरअसल मोमेंटम ही है। तो इस तरह से जब आपको वेलोसिटी सिर्फ पता थी तब आपने सोचा कि चलो रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको उसका मोमेंटम पता चला तो आपने सोचा कि ये नहीं हो सकता, राइट। तो मोमेंटम दरअसल वेलोसिटी से बेटर इंफॉर्मेशन देती है। चलिए अब हम दरअसल न्यूटन का सेकंड लॉ डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से न्यूटन ने इसको सोचा उस तरह से एक डिस्कशन करते हैं। सपोज कि एक कार है जिसका मास लेट अस से कि m1 है और आपको उसे
0 से लेके v वेलोसिटी पे लाना है। ठीक है, पहले स्टेडी स्टेट में आपको उसमें से v वेलोसिटी पे लाना है, तो आपको इसमें सपोज कि F1 जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और अब एक ट्रक ले लो, ट्रक का मास माना कि m2 है, इसको भी आपको 0 से लेके v वेलोसिटी पे लाना है, तो इसमें आपको फोर्स देना पड़ता है F2। यहां पे मैं कह दूं कि दोनों केस में टाइम सेम है, टाइम t इज सेम, यानी कि सेम टाइम में एक कार को 0 से v में लाना है, उसके लिए फोर्स F1 है, और सेम टाइम में एक ट्रक को 0 से v में लाना है, उसके लिए F2 जितना फोर्स लगता है। अब बताइए ये F1 F2 सेम होगा? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा। यहां पे आप इजीली कह पाओगे कि भाई F2 इज ग्रेटर देन F1 इफ मास M2 इज ग्रेटर देन M1। यहां पे अगर मास M2 ज्यादा है, जो कि है ही, ट्रक का मास ज्यादा ही होगा, तो अगर मास ज्यादा है तो फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, राइट। याद रखिए कि यहां पे मैंने चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम रखा था। चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस 0, यानी कि v ही होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों में चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे सेम चाहिए, टाइम इंटरवल भी सेम है, तो ऐसे में जिसका मास ज्यादा है उसमें मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये एक रिजल्ट याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दो सेम कार ले लेते हैं। एक कार ली जो कि m मास की है, अब इसको मैं 0 से लेके v1 वेलोसिटी तक लाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं फोर्स अप्लाई करता हूं F1। और दूसरी ऐसी ही कार है, मास m है इसका, और इसे मैं 0 से लेके v2 वेलोसिटी तक लाना चाहता हूं, और इसके लिए जो फोर्स अप्लाई करना है वो है F2। यहां भी टाइम सेम है, ठीक है, टाइम t इज सेम। तो क्या लगता है आपको, कहां पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और कहां पे नहीं? देखिए ये सीधा डिपेंड करता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। मैं यहां पे इजीली लिख सकता हूं दैट हियर F2 is greater than F1 if delta V2 is greater than delta V1। समझिए, ये डेल्टा V1 और डेल्टा V2 क्या हो गया? चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये दूसरे केस में चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो डेल्टा V2 है वो ज्यादा है तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डेल्टा V1 कम है तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। याद रहे कि यहां पे हमने मास सेम लिया और टाइम सेम लिया था। ठीक है, तो ऐसे में जिसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स, जिसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी कम है उसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने दो रिजल्ट देखे, इन दोनों में हमने टाइम सेम रखा है, राइट। पहले में हमने मास डिफरेंट रखा और दूसरे में हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट रखी, तो हमें फोर्स का ये रिजल्ट मिला। अब देखते हैं कि अगर हम टाइम डिफरेंट रखें तो क्या होगा। मींस कि हम वही कार ले लें m मास वाली, और इसे हम 0 से लेके v वेलोसिटी तक लाते हैं। इतनी वेलोसिटी देने में इसे लेटर से कि डेल्टा t1 जितना टाइम लगता है, और इसमें F1 जितना फोर्स अप्लाई किया है। अब दूसरी कार ले लेते हैं वही m मास वाली, और यहां भी वेलोसिटी जो है वो 0 से v देनी है, लेकिन इसमें डेल्टा t2 जितना टाइम लगता है, और यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो F2 जितना फोर्स है। तो क्या लगता है आपको, दोनों में फोर्स सेम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे एक बात आप देख लीजिए, दोनों का मास सेम है, दोनों की चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है, क्योंकि दोनों में 0 से लेके v तक वेलोसिटी देनी है, लेकिन दोनों में टाइम अलग है और इस वजह से फोर्स अलग है। रादर फोर्स अलग है, इस वजह से टाइम इसमें अलग है। तो आप बताइए कि यहां पे फोर्स और टाइम का रिलेशन कैसा रहेगा। देखिए ये कुछ ऐसा रहेगा कि F2 इज ग्रेटर देन F1 इफ
इफ डेल्टा T2 इज रादर लेस देन डेल्टा T1। देखिए ये उल्टा रिलेशन आ रहा है, यहां पे F2 इज ग्रेटर देन F1 है, जबकि डेल्टा T2 इज लेस देन डेल्टा T1 है। सही है कि नहीं बात? देखिए अगर डेल्टा T2 छोटा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कम टाइम इंटरवल में आप 0 से v वेलोसिटी देना चाहते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा टाइम लेके आप 0 से v वेलोसिटी देते हो तो आप कम फोर्स से उसे निपटा सकते हो। ये एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। देखिए बहुत कार की एडवर्टाइज आती है इस तरह से कि भाई ये कार 0 से 5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड ले लेती है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेती है। दूसरी कार होती है जो 0 से 4.5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेती है। तो आपने देखा कि पहले के मुताबिक दूसरे में टाइम कम है। पहले मैंने कहा 5 सेकंड, दूसरे में मैंने कहा 4.5 सेकंड, राइट? तो दूसरे में टाइम कम है, लेकिन दोनों में जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे का फोर्स ज्यादा है या पहले का फोर्स ज्यादा है? ऑब्वियसली दूसरे का फोर्स ज्यादा, क्योंकि कम टाइम इंटरवल में वो 0 से 100 की स्पीड दे देता है, तो उसका इंजन ज्यादा फोर्स दे रहा होगा। तो यही बात चल रही है यहाँ पे कि जिसमें टाइम कम लगा है उसमें ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा लगा होगा। अब इन सारी बातों से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, सोचिए। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास m, जो कि हमें यहां पे मिल रहा है। F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, जो कि हमें यहां पे मिल रहा है, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, जो कि हमें यहां पे मिल रहा है। इन तीनों रिजल्ट्स को हमने इस इक्वेशन में जोड़ दिया। अब यहां पे जो m डेल्टा V है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा P। F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि P इजकल टू mv होता है, तो ऑब्वियसली डेल्टा P इजकल टू m डेल्टा V हो जाएगा ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा V मल्टीप्लाइड बाई मास m इज चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है? तो यहां पे ये जो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है उसको क्या बोलते हैं? देखिए डेल्टा P जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम है, और डिनोमिनेटर में यहां पे डेल्टा T आ रहा है, यानी कि टाइम इंटरवल आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फोर्स कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल में है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सोचिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो इक्वेशन लिखा है उसका स्टेटमेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को ही कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। यही है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही दरअसल न्यूटन्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। इसे याद रखना, यह है न्यूटन्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप क्रिकेट तो खेलते होंगे। जब आप बॉल को हाइट पे से कैच करते हो तो कैसे कैच करते हो? आप बॉल हाथों में आने के बाद हाथों को वहीं एक ही जगह पे रखते हो, या फिर बॉल हाथ में आने के बाद हाथों को पीछे की ओर खींचते हो? कैसे कैच करते हो आप? ऑब्वियसली आप बॉल हाथ में आ जाने के बाद हाथों को पीछे खींचते हो। हर एक अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी फील्डर यही करता है, बॉल हाथों में आने के बाद पीछे खींचता है। इससे क्या होता है समझिए। देखिए अगर आप हाथों को वहीं पे रख के
बॉल को कैच करने की कोशिश करते हो तो आप जानते हो कि हाथों में बहुत लगता है, राइट। लेकिन अगर आप बॉल हाथों में आने के बाद तुरंत ही हाथ को पीछे खींचते हो तो आपको हाथ में बहुत नहीं लगता है। इसका रीजन न्यूटन सेकंड लॉ में पड़ा है, समझिए। देखिए, बॉल मोशन में है और आप उसे हाथ में पकड़ लेते हो, यानी कि आप उसकी वेलोसिटी 0 कर देते हो, तो आप वहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी करते हो, यानी कि आप वहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम लाते हो, डेल्टा पी लाते हो। अब अगर आप हाथों को वहीं पे रख के बॉल को कैच कर लेते हो तो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में बॉल मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी पे आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम मोमेंटम पे से 0 मोमेंटम पे आ जाता है। इसमें जो टाइम लगता है बहुत ही छोटा होता है। अगर वही बॉल आप हाथों में आने के बाद तुरंत ही हाथों को पीछे की ओर खींचते हो तो ऐसे में बॉल 0 वेलोसिटी पे आता है, 0 मोमेंटम पे आता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप जहां तक हाथों को पीछे खींचते हो वहां तक जाके फिर बॉल का मोमेंटम 0 होता है, बॉल की वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो पहले केस में वही चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप बहुत ही कम टाइम देते हो और दूसरे केस में वही चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप ज्यादा टाइम देते हो। अब ये इक्वेशन देखिए, अगर ये टाइम इंटरवल छोटा है तो ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा होगा और अगर ये टाइम इंटरवल ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। यही होता है पहले केस में कि टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए आपको हाथों में बड़ा झटका लगता है, बहुत लगता है, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है। और दूसरे केस में आप जब हाथों को पीछे खींच लेते हो तो उसमें मोमेंटम 0 होने में टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, इसलिए हाथों में आपको कम लगता है। तो ये जाने अनजाने में आपने कैच करते वक्त न्यूटन्स सेकंड लॉ का यूज किया। वैसे डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जहां पे आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते ही हो। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ का एक दूसरा यूज देखिए, उससे पहले जरा ये बॉल को कैच करने वाली बात है, इसको इस फिगर में देखिए। देखिए, ये ऊपर की फिगर में बॉल जब आ रही है तब इसका जो मोमेंटम है वो मैक्सिमम होगा। मैं इसको लिख देता हूं, P इक्वल टू P मैक्सिमम, और आखिर में यहां पे मोमेंटम हो गया इसका 0। तो यहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है और इसमें टाइम जो लगेगा वो हो गया डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी टाइम में चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डेल्टा पी है, राइट। डेल्टा पी यानी कि हम यहाँ पे पीएम कह सकते हैं, पीएम माइनस 0। तो अब फोर्स का इक्वेशन क्या कह रहा है कि फोर्स F इजकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। अगर आप इस तरह से हाथों को नीचे नहीं खींचते हो और अगर आप हाथ यहीं पे रहने देते हो तो ऐसे में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो यही चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम तो यही रहने वाला है, डेल्टा पी यानी कि पीएम माइनस 0 ही रहने वाला है, राइट। बट क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया इसलिए फोर्स बहुत बढ़ जाता है और इस वजह से आपको हाथों में बहुत लगता है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन है दरअसल न्यूटन सेकंड लॉ, इसे वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर F इजकल टू वेक्टर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, राइट। क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर है ही और मोमेंटम भी वेक्टर है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी वेक्टर ही होगा ना, इसलिए आप वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरह से लिख सकते हो, वेक्टर F इजकल टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मतलब, ये डेल्टा पी वेक्टर का मतलब क्या होता है समझिए, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम दरअसल 3 ढंग से हो सकता है। एक, मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, 2, मोमेंटम की डायरेक्शन बदल रही हो, और 3, मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल रहा हो। तो इस तीनों तरह के चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स प्रोड्यूस होता है, या फिर कहें कि चेंज ऑफ मोमेंटम लाना है तो फोर्स आपको देना पड़ेगा। अब यहां पे इस बात को समझने के लिए ये फिगर देखिए, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये लड़की इसको ऐसे गोल गोल घुमा रही है, ठीक है। सपोज कि ये कांस्टेंट स्पीड से यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको घुमा रही है। मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मोमेंटम तो कांस्टेंट है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है।
तो अगर आप यहाँ की बात कीजिए तो वेलोसिटी इस तरफ होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, थोड़ा आगे जाने के बाद वेलोसिटी इस तरफ होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी इस तरफ होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो फिर मोमेंटम की भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हो तो इसमें मोमेंटम की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। भले ही ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसलिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इसी वजह से आपको इसे ऐसे घुमाते वक्त यहाँ पे हाथों से फोर्स लगाना पड़ता है। आप जानते हो कि आपको ये ऐसा महसूस होता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की ओर आपके हाथों को खींच रहा है, इसलिए आपको हाथों से अंदर की ओर खींचना पड़ता है, अंदर की ओर फोर्स लगाते रहना पड़ता है। इसमें भी एक बात आपने देखी होगी, अगर आप इसको ज्यादा स्पीड से घुमा रहे हो, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर स्पीड ज्यादा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम कम टाइम में हो जाता है, यानी कि टाइम इंटरवल इसमें कम होता है। समझ रहे हो ना आप? अगर स्पीड ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके वापस यहां तक आने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, तो अगर टाइम कम है तो ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा लगेगा एज पर दिस रूल। और दूसरी बात, अगर आप इसकी रेडियस छोटी रखते हो और इसे घुमाते हो तो भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर रेडियस बड़ी है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन रेडियस अगर छोटी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप रेडियस कम रखते हो तो ये जो डायरेक्शन में चेंज आता है ना वो ज्यादा हो जाता है। अगर रेडियस ज्यादा है तो डायरेक्शन में जो चेंज है, मोमेंटम की डायरेक्शन में जो चेंज है वो कम हो जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए कि ये जो रेडियस है ना वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, ठीक है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ये सर्कल बहुत ही बड़ा है तो ये जो डायरेक्शन है, मोमेंटम की डायरेक्शन, उसमें बहुत ही कम चेंजेस हो रहे होंगे, क्योंकि जब आप रेडियस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जितनी सोचते हो तो ऐसे में जो सरकमफरेंस है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाता है। तो लोकली देखा जाए, किसी भी एक जगह पे देखा जाए तो ये जो सरकमफरेंस है ना उसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर ऑलमोस्ट प्लेन हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो आप? देखिए, आप अगर बाहर देखें तो आपको अर्थ कैसी दिखती है? फ्लैट दिखती है या गोल दिखती है? ऑब्वियसली फ्लैट दिखती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अर्थ दरअसल गोल है, राइट? फिर भी हमें लोकली यहां पे रह के अर्थ कैसी दिखती है? फ्लैट दिखती है। रीजन क्या है? कि अर्थ की रेडियस बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से सरकमफरेंस बहुत ही बड़ा हो जाता है और इस वजह से उसमें जो गोलाई आती है वो बहुत ही कम हो जाती है। समझ रहे हो आप? तो यही बात इसमें लागू होने वाली है कि अगर ये रेडियस बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे में इसमें जो कर्व आता है ना वो कर्व बहुत ही कम हो जाता है, इसकी जो गोलाई है वो बहुत ही कम हो जाती है लोकली देखा जाए तो ऐसे में चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन में जो चेंज होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि डेल्टा पी जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि फोर्स कम हो जाएगा। तो फिर से वही बात, अगर रेडियस ज्यादा है तो डेल्टा पी कम हो जाता है, इस वजह से फोर्स कम लगाना पड़ता है। अगर रेडियस कम है तो ऑब्वियसली जो कर्वेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, डेल्टा पी ज्यादा हो जाता है, तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इस तरह से इन दोनों ही केस में दरअसल न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई होता है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे आम तौर पे भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब हम हमारे फोर्स के इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। फोर्स वेक्टर एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मैंने वेक्टर फॉर्म लिया है यहाँ पे, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम डाल दें तो एफ इजकल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे ये जो के है क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब अगर मैं
डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 ले लूँ तो यही इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं हम, F इजकल टू के डी पी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी। ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लिया है। अब जानते हो कि जब डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लेते हैं तो ऐसी जो डेल्टा वाली टर्म है वो डिफरेंशिएशन वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये हो जाता है डी पी बाई डी टी। तो ये हो गया इक्वेशन F इजकल टू के डी पी बाई डी टी इन अ वेक्टर फॉर्म। इसमें यहाँ पे जो P है वो P इजकल टू मोमेंटम है, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं, देखिए ये F इजकल टू के और ये हो जाता है डी बाई डी टी ऑफ P, बट P इजकल टू एम वी। अब इसमें m यानी कि मास कांस्टेंट है तो आप मास को बाहर ले लेते हैं, तो ये के m और ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, राइट। तो अब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, F इजकल टू के एम ए, पता है ना ये डी वी बाई डी टी क्या है, ये एक्सेलेरेशन है। तो F इजकल टू के एम ए, ये भी वेक्टर फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, राइट। जिस वक्त ये इक्वेशन बनाया गया तब तो ऑब्वियसली k की कोई भी वैल्यू साइंटिस्ट चूज कर सकते थे, न्यूटन कोई भी वैल्यू k की ले सकता था। लेकिन इक्वेशन को इजी करने के लिए इस k की वैल्यू 1 ली गई, तो ऐसे में अब ये इक्वेशन बन जाएगा F इजकल टू एम ए और ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये बन जाएगा F इजकल टू डी पी बाई डी टी। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं, फॉर k इजकल टू 1 वी कैन राइट वेक्टर F इजकल टू डी पी बाई डी टी एंड ऑल्सो इक्वल टू एम ए। दो इक्वेशन मिल रहे हैं आपको, F इजकल टू डी पी बाई डी टी और दूसरा F इजकल टू एम ए। और ये जो दो इक्वेशन है यही दरअसल न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन है। बच्चों ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में 11th में नहीं 12th तक आते रहेंगे। इसमें से ये इक्वेशन F इजकल टू एम ए, ये तो आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी यूज किए होंगे। तो ये हो गया इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ का। अब इसके ऊपर से इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए F इजकल टू एम ए जो इक्वेशन है इस पे से हम इसका यूनिट इजीली बना सकते हैं। देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन में देखिए F इजकल टू एम ए, एम यानी कि मास तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और a यानी कि एक्सेलरेशन तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इसका यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, राइट। तो फोर्स का सही यूनिट दरअसल किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, लेकिन साइंटिस्ट न्यूटन की याद में इसे न्यूटन एन कहा जाता है, हमेशा इसे न्यूटन कहा जाता है, आप जानते हो। बट दरअसल ये न्यूटन ये किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी आप आराम से बना सकते हो। ये हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2, राइट। किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1 और सेकंड इनवर्स स्क्वायर है तो इसके लिए T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा हम न्यूटन की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए इसके लिए आप F इजकल टू एम ए इक्वेशन में देखिए, जिस फोर्स से आप 1 किलो मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन दे सकते हो उसे 1 न्यूटन कहते हैं, समझ रहे हो। जिस फोर्स से आप 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकते हो उस फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। मैं लिख लेता हूं, द फोर्स which causes
an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg is called as 1 Newton of force। तो इस तरह से ये हो गया इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन, ये हो गया इसका यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, और 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल गई। अब इस लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इफ F इज 0 देन A इज ऑल्सो 0, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है तो एक्सलेशन 0 होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, अगर उसकी वेलोसिटी कुछ है तो वही कांस्टेंट रहेगी। अब देख पा रहे हो कि ये दरअसल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया है कि नहीं, एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ के इक्वेशन से आपको दरअसल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए आप जानते हो कि फोर्स का इक्वेशन F इजकल टू dp/dt मिल रहा है, राइट। अब अगर हम उसके कंपोनेंट्स ले लें, यानी कि फोर्स के कंपोनेंट ले लें, तो आपको इस तरह से मिलेगा Fx इजकल टू dpx/dt इजकल टू mx, Fi इजकल टू dpy/dt इजकल टू may, और Fz इजकल टू dpz/dt इजकल टू maz। आप सोचोगे इसमें नई बात क्या है? ऑब्वियसली वैसे कोई नई बात नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम F इजकल टू dp/dt लिख सकते हैं तो कंपोनेंट फॉर्म में ये इक्वेशन लिख ही सकते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप x डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ को ओबे करवा रहे हो तब y डायरेक्शन और z डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं होगी। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए सपोज कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने इस तरफ ऐसे वेलोसिटी दी है, ये है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, और ये अभी एंगल बना रहा है थीटा। तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम p, ऑलराइट। अब इस मोमेंटम के आप दो कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा x डायरेक्शन में, सपोज कि ये जो है वो x डायरेक्शन है, तो ये कंपोनेंट आ गया x डायरेक्शन में, नाम दे देते हैं हम px, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे y डायरेक्शन में, नाम दे देते हैं हम py, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे आप सोचिए कि आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो ऐसे, और ये फोर्स x डायरेक्शन में, इसलिए मैं नाम दे देता हूं fx, ठीक है। तो फाइनली ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप fx फोर्स लगा रहे हो x डायरेक्शन में, और ये ऑलरेडी मोशन में है इस तरफ एंगल बनाते हुए, और यहाँ पे ये मोमेंटम का x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप फोर्स लगाते हो x डायरेक्शन में तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो सिर्फ x में होगा। ऐसे ये इक्वेशन बता रहा है Fx इजकल टू dpx/dt, यानी कि इस फोर्स से dpx होगा, यानी कि px में चेंज होगा, सिर्फ px में चेंज होगा, py नहीं बदलेगा इसमें, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है ही नहीं, तो py कांस्टेंट रहेगा और px जो है वो चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि px विल चेंज, चेंज किस में आएगा, px में। सो ax विल नॉट बी 0। समझिए अगर px चेंज हो रहा है तो यानी कि वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलेरेशन होगा। सो एक्सेलेरेशन विल नॉट बी 0, बट py विल बी कांस्टेंट, py चेंज नहीं होगा। सो ay विल बी 0, क्योंकि py कांस्टेंट है तो vy यानी कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो फिर y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलेरेशन ay इजकल टू 0। तो इस तरह से
आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट, मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाए, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में हम जो F लेते हैं वो F दरअसल एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, राइट। दिस F इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल एंड सो द A इज एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट पार्टिकल ओनली। यानी कि न्यूटन के इक्वेशन F इक्वल टू ma, इसमें जो F है वो किसी सिंगल पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल है। जब आप सिंगल पार्टिकल के ऊपर F अप्लाई करते हो तब जो A मिलता है वो उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन अगर यही बात आपको किसी रिजिड बॉडी के लिए लगानी है, किसी बड़ी बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए अगर लगानी है तो क्या होगा, देखिए। इन केस ऑफ रिजिड बॉडी F is net external force on the center of mass of the body and so A is also acceleration of the center of mass of the body। यानी कि अगर आपने रिजिड बॉडी लिया है तो उसके ऊपर जो आप नेट फोर्स लगाते हो वो दरअसल उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है, और ऐसे में जो एक्सेलरेशन A मिलता है वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। अरे बात समझ में। इन शॉर्ट कि अगर आप किसी एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन लगा रहे हो तो कोई डाउट ही नहीं, उसी पार्टिकल का फोर्स है, उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप पूरी रिजिड बॉडी के लिए लगा रहे हो तो आपको सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल मान के उसके ऊपर फोर्स और उसका ही एक्सेलरेशन कंसिडर करना होगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स कोई हिस्ट्री नहीं फॉलो करता है, समझिए। हियर फोर्स F is force at a point in space at a certain instant of time. So acceleration also is the acceleration at that point and at that time only. This acceleration is not by any history of that motion or history of force। समझिए यहां पे जो हम F इक्वल टू ma ले रहे हैं या फिर F इक्वल टू dp/dt ले रहे हैं, इसमें जो फोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक टाइम पे लगने वाला फोर्स है, और उस वजह से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक्सेलरेशन भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिल रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मिल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कोई मोशन की हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता या फिर फोर्स की हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता। मीन्स के पहले फोर्स लग रहा था इसलिए अब भी उसको एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही फोर्स लगना बंद हो गया एक्सेलरेशन भी तुरंत ही बंद हो जाता है, और अगर फोर्स नहीं लग रहा था और जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है तो इमीडिएटली एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक्सेलरेशन किसी फोर्स की या मोशन की हिस्ट्री को फॉलो नहीं करता है, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कि कोई एस्ट्रोनॉट किसी स्पेस शटल में जा रहा है, ठीक है। स्पेस शटल जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट भी उसके साथ एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। अब सडनली किसी वजह से एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल में से निकल जाता है। जैसे ही वो निकल जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ, स्पेस शटल का एक्सेलरेशन चालू रहेगा लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन इमीडिएटली 0 हो जाएगा, लेकिन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगी। यानी कि अलग होने के बाद एस्ट्रोनॉट अपनी जो लास्ट वेलोसिटी थी ना, उस वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मोशन में रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन तो इमीडिएटली 0 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कही है कि जब तक एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल में था तो वो एक्सेलरेशन में था, लेकिन जैसे ही स्पेस शटल से वो बाहर निकल जाता है तो इमीडिएटली एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाता है। ठीक है,
तो बच्चों आज हम ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज के इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में छोड़ दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से लिख सकते हैं।